आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल। सनम के साथ वक्त मिलाइए। रात के 9:30 और 42 सेकंड हो चुके हैं और जेके स्पेशल में हम दिन भर क्या कुछ हुआ उस पर खास नजर रखते हैं। तो शुरुआत जम्मू कश्मीर के हालात से, और इन हालात में पहली खबर एनकाउंटर की मेंढर के जंगलात के साफ बाड़ियां के इलाके में। पिछले एक हफ्ते से बाड़ियों के इस इलाके में तलाशी मुहिम जारी है, मुहासरा भी हुआ है और आज सुबह सुबह यहाँ हेवी फायरिंग भी सुनाई दी है। आज बताया जाता है कि गोलों की आवाज़ें चलनी सुनाई दे रही थी और ये गोलों की आवाज़ें बड़ी दूर तक सुनाई दे रही थी। ये तस्वीर आज सुबह सुबह की और बाद दोपहर शाम के वक्त भी इलाके में इसी तरह से गोलियां चलने के वाक़ात की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। अब ये गोलियां किस तरफ से चल रही है? ये लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल नज़दीक का इलाका है, पुंछ का मेंढर का इलाका। और आपको बताएं पिछले साल इन्हीं जंगलात में झड़प हुई थी, खतरनाक झड़प हुई थी और उसमें 9 फौजी मारे गए थे, जबकि एक जेर हिरासत जो मिलिटेंट था उसको भी वो भी यहाँ इसमें मारा गया था। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीक का इलाका। और आपको अब नाज़रीन दूसरी खबर पे लिए चलते हैं और वो है कश्मीर के अंदर से, जहां ऑनलाइन धमकी का मामला और उसी ऑनलाइन धमकी के मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस तहकीकात तेजी ला रही है, छापेमारी जारी है। आज भी जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू तक लगभग 9 जगहों पर छापे मारे गए और तलाशी ली के साथ साथ कुछ अफराद से पूछताछ भी की गई। और हमें कुछ लोगों ने बताया कि पूछताछ की गरज से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ये छापे शोपियां में भी मारे गए, श्रीनगर में भी खबरें हैं और कश्तवाड़ में भी ये छापामारी की गई। कश्तवाड़ के हवाले से कुछ जराए ने हमें बताया, कुछ ने बताया कि ये NIA की छापामारी है और मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पहले मरहले में जहां पे छापे तलाशी कार्रवाई की गई थी पुलिस ने, उसमें दोबारा उन लोगों को जांच पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये सहाफियों की ऑनलाइन धमकी का मामला है और इसमें पुलिस स्टेशन श्रीनगर में इस मामले में पहले ही केस दर्ज किया है। वो 19 नवंबर की तारीख थी और तब वादी की लगभग 12 के करीब जगहों पे छापेमारी हुई थी। और अब जरा सियासत का हाल अहवाल। हमने हालात का हाल अहवाल तो बताया, लेकिन सियासत के हाल अहवाल में जम्मू कश्मीर के सियासतदानों में मुजफ्फर हुसैन बेग का बड़ा नाम है। कभी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला भी रहे हैं और नायब वज़ीर आला श्रीनगर में एक तकरीब पर मौजूद थे और श्रीनगर में आज तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए मारूफ कानूनदान साबका नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल को इत्मीनान बख्श करार देते हुए बताया कि अब हालात बेहतर हो चुके हैं। 3 साल पहले जो हालात थे उनसे बहुत अच्छे हुए हैं। ना अब कत्ल गारत हो रही है, ना हलाकतों के वाक़ात पेश आ रहे हैं। कुछ कश्मीरी पंतों या गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के वाक़ात पेश आए हैं, लेकिन उनके बकौल उनके खिलाफ ये सब मामला जो हैं इक्का दुक्का वाक़ात है। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो बहुत बेहतर हो चुका है। मुजफ्फर हुसैन बेग की बात कर रहे हैं हम आपको। और मुजफ्फर हुसैन बेग ने आज तामीर तरक्की का खुलासा भी किया और उन्होंने बताया कि रूरल एरिया जो जम्मू कश्मीर की मजमूई आबादी का लगभग 70% है, वहां जो है तामीर और तरक्की बढ़ चढ़ कर हो रही है। हर तरफ तामीर और तरक्की के नए दौर शुरू हो चुके हैं। शहरों में तामीर और तरक्की जो है वो अभी कम है। और साथ साथ में मुजफ्फर हुसैन ने ये भी बताया कि लोगों में जो गम गुस्से की बात कही जाती है कि सरकार के तय गम गुस्सा है, वो अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसा कुछ ज़मीनी हालात नहीं है। उनने 2 बड़े मामला पे बात की, 2-3 मामला पे बात की, लेकिन 2 मामला हम आपको बताएं। पहले आपको दिखाते हैं सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से मुजफ्फर बेग ने क्या बताया, कितने हालात अच्छे हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग बताएंगे। नहीं, उतनी अनस्टेबिलिटी नहीं है जितना कि कुछ लोग समझते हैं। मुझे तो लगता है कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी स्टेबिलिटी आई है। अल्लाह का शुक्र है कि हालात ऐसे रहे कि कत्ल गारत कम हुआ। मुजफ्फर साहब यहाँ से देखिए, जहाँ सैकड़ों लोग किसी या इनके हाथों या उनके हाथों जान खो बैठते थे, अब कहीं एका दुक्का कश्मीरी पंडित भाई या कोई नॉन मुस्लिम गैर जो हिंदू बाहर का हो जो मजदूरी यहाँ करता हो, अभी के ही साल में मेरा ख्याल है 10-12 लोग जो हैं वो अपनी कीमती जान खो बैठे हैं। एक शख्स भी जो बेगुनाह हो
हदीस है कि अगर एक बेगुनाह शख्स की जान ली जाए वो इतना बड़ा गुनाह है जैसे सारी इंसानियत को कत्ल किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो सूरत हाल इस वक्त है, मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, कि आने वाले वक्तों में इससे बेहतर हालत हो जाएगी। ये मुजफ्फर हुसैन बेग है। मुजफ्फर हुसैन बेग श्रीनगर में आज एक तकरीब पर मौजूद थे और इस तकरीब के बाद उन्हें मीडिया से बात की और मुजफ्फर हुसैन बेग ने यहाँ इंतखाबात की बात भी की और ये भी बताया कि जो ये लोग बता रहे हैं कि मार्च अप्रैल में इंतखाबात हो रहे हैं, उनसे मुझे इख्तलाफ है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत सी तब्दीलियाँ ज़मीनी सतह पर लानी हैं, उसके बाद ही इंतखाबात हो सकते हैं। और जब मीडिया ने उनसे ये भी पूछा कि आप क्या करेंगे, किस जमात से लड़ेंगे, आपको याद दिलाते चलें वो पहले PDP में मुजफ्फर हुसैन बेग थे, उसके बाद श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ अपनी शमूलियत का ऐलान किया था, लेकिन आज बातों बातों में बताया कि सब लोगों से मिलता हूं, किसी जमात में अपने आप को फिट भी नहीं पा रहा हूं। तो मुजफ्फर हुसैन बेग ने इंतखाबात पर भी बात की और अपनी भी बात की, वो भी सुनाई देते हैं हम आपको। मैं समझता हूं कि इलेक्शन में अभी कई लोग तो कहते हैं कि भाई मार्च में इलेक्शन हो जाएगा, कई लोग तो शर्त लगाए बैठे हैं मार्च में इलेक्शन होगा, लेकिन मेरा जो अपना अंदाज़ा है वो ये है कि इलेक्शन में अभी वक्त है, शायद बहुत कुछ प्लानिंग कर रही है इन्होंने कि ये अब के जो असम्बली बनेगी ये कोशिश करेंगे कि उस असम्बली जो है उसको उसी तरह के वसी इख्तियारात हो जिस तरह की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को हैं या पंचायतों को होंगे, तो उसके लिए कानून बनाने की जरूरत है, उसमें टाइम लगेगा। आने वाले इलेक्शंस लड़ेंगे कौन? आप मुजफ्फर साहब। भाई मैं तो अभी इलेक्शन के बारे में सोचता ही नहीं हूँ कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये तो लोगों का दार मदार है, अगर कान पकड़ के लड़ा ले तो हो सकता है लड़ भी लूं। तो कहाँ वैसे मुझे कोई शौक नहीं है। अब ये दिनों में बेग साहब को हम कहाँ देखेंगे, किस पार्टी में देखेंगे? क्योंकि आप नहीं, सजाद साहब से भी आपसे बात हुई थी आज से एक साल पहले सर। किसके साथ? सजाद गनी लोन साहब से। नहीं बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मिलना जुलना वो तो अल्ताफ साहब भी मिलते हैं, वो सजाद साहब भी मिलते हैं। सजाद तो बेटे जैसा है मेरा, अल्ताफ भाई जैसा है। हाँ, उनके और हम में काफी सियासी तौर पर जो है नजरिए आपस में मिलते नहीं है। और अभी तक मुझे किसी जमात में वो पॉलिटिकल स्पेस नजर नहीं आती है जहां मेरा भी कुछ रोल हो सके। यानी कि मुजफ्फर हुसैन बेग, अभी तक मुझे कोई ऐसी जमात नजर नहीं आ रही है जहां मैं फिट बैठूं, ये मुजफ्फर हुसैन बेग बता रहे थे। मुजफ्फर हुसैन बेग जम्मू कश्मीर के मारूफ कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रहे, जम्मू कश्मीर की सियासत में और ख़ासतौर पर नॉर्थ कश्मीर की सियासत में उनका एक रोल भी रहा है। और जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त भी वो सरकार में थे, उससे पहले जब PDP और कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो नायब वज़ीर आला के ओहदे पर रहे, फाइनेंस का वजीर भी रहे और जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। आज बड़े दिनों बाद मीडिया के सामने आए और श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब मैं समझ नहीं रहा हूँ कि मैं किस पार्टी में जाऊँ, कहाँ पे फिट आ रहा हूँ, कोई पार्टी ऐसी नज़र नहीं आ रही है। ये मुजफ्फर बेग। लेकिन आपको श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आपको याद होगा पिछले दिनों इल्ज़ामात की बूछार श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे लगी थी और जुनैद आज़म मित्तू श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर पर सीधा इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया था कि हजरत बल और जरीबल की कॉन्स्टिट्यूंसी में फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं, लगभग 31 करोड़ रुपए वहां पे डाइवर्ट किए गए। ये इल्ज़ाम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटरों की एक जमात ने लगाया था। और आपको बताएं कि बाईं साइड जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इमरान शेख हैं, शेख इमरान और जुनैद मत्तू आमना सामना थे कई बार, लेकिन सियासत में ना कोई पक्का दोस्त ना पक्का दुश्मन, और पक्के दुश्मनों की दोस्ती आज नजर आई। शेख इमरान श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जुनैद के साथ, और जुनैद ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ किया। पिछले दिनों जुनैद ने एक ट्वीट भी किया था और उसमें इखलाकी गिरावट का इल्ज़ाम उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर पर लगाया था। और आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दूसरा बड़ा इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में दस पर्दा गठजोड़ है और ये गठजोड़ जो है ये वो मनमानियां कर रहे हैं। और श्रीनगर के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेटर्स का हाल अहवाल भी उन्होंने आज बयान करते हुए बताया कि कुछ लोग हैं, उनके अल्फाज में उन्होंने ब्लैकमेलर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए बताया कि ये अंदर ही अंदर कुछ ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें और वो ब्लैकमेल होने से नहीं है।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में उन्होंने बताया कि अंदर ही अंदर उनके दरमियान खिचड़ी पकी हुई है और अगर वो खुलकर सामने आ गया, उन्होंने बताया, तो फिर लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे लीडरान को बाहर अपने घरों की तरफ भी जाने से वो हिचकिचाएंगे। जरा सुनिएगा जुनैद की ही अल्फाज, उन्हीं की जबानी, थोड़ा सा लंबा साउंड बाइट है लेकिन सुनिएगा बराबर। हमें तो बताया जाता है कि खानदानों की जो मोनोपोली है उसको कश्मीर की सियासत में खत्म करना है, लेकिन कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम का पार्ट है वो क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से मिसलीड होती हैं, क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो चोर और डकैत हैं उनसे मिसलीड होती हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मेल है कहां पे? अगर मेल है तो वो सरे राम मेल करें, वो रास्ते पे अलायंस करें। पीडीपी ने एक अलायंस की बीजेपी के साथ, ओपनली की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने की, ओपनली की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करती है वो चोरी छुपे कमरों में क्यों करती है? ओपनली करे ना। अगर किसी को यह शौक है कि वो एसएमसी को डिस्टेबलाइज करे और उसके लिए एनसी और बीजेपी का अलायंस भी आपस में करे, खुदारा कीजिए, ओपनली कीजिए। मैं कह रहा हूं वसूख के साथ, मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगा शहर में। मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ, इमरान साहब, और मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 कैंडिडेट तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि आप उनके घर की तरफ नहीं देखेंगे। उसके बाद हमने पूरा 5-6 महीने एक एक्सरसाइज करके वी हैव रिसीव्ड सच horrendous, terrible and horrible proofs against National Conference and their sons and their leaders कि इंसान का दिल दहल जाता है वो बोलते बोलते, और उनको पता है वो हम सबकी मां और बहनें हैं, बच्चियां हैं। यहां पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ये ना समझे कि मेयर कुर्सी या एसएमसी की इतनी कोई लालच होगी, या जुनैद मत्तू को या शेख इमरान को या यहां पे बैठे हुए साथियों को कि हम ब्लैकमेल होंगे। उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर 6-7 महीने के बाद कोई 2 पैसे का आदमी जिसने उतने वोट लिए होंगे जितने घर में अफराद होते हैं, वो उठ के बोल देता है जी हम दस्तखत शुरू करने जाएं। तो करें ना दस्तखत। हमारे पास कितने दस्तखत हैं? हमारे पास 62 सिग्नेचर्स हैं इनकम्बेंट डिप्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। कोई कॉर्पोरेटर है वो वहां भी दस्तखत करे, यहां भी दस्तखत करे। शुड द आइडिया ऑफ इंडिया, शुड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बी टार्निश्ड एंड ब्लैकमेल्ड बिकॉज ऑफ पीपल जो ब्लैकमेल करने निकले? एक इल्जाम लगा जी बहुत सारा काम शहर के एक हिस्से में हुआ है, बेबुनियाद इल्जाम है। हमने जो प्रेजेंट किया मैग्नेटाइजेशन का प्रोग्राम 117-120 करोड़ का किया, हुआ टोटल 40 करोड़ का। अगर 120 में 40 का ही हम मैनेज कर पाए, द रियलिटी इज द एंटायर सिटी कांट बी कवर्ड इन 1 ईयर, इट विल बी कवर्ड इन 2 years। ये कॉमन सेंस है। लेकिन मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे भी एज ए मेयर खानियार के ही कोचे ठीक करने हैं, हबा कदल के ही कोचे ठीक करने हैं? खानियार में ही अप्रैल में येलो टाइल लगानी है और अक्टूबर में रेड टाइल लगानी है? क्या श्रीनगर को हमें मफलूज रखना है? श्रीनगर को 70 साल तक जिनकी सड़कें नहीं बनी उनकी फिर भी नहीं सड़कें बनानी है। दूसरी बात है जी ग्रीन बेल्ट में सड़कें बनी। क्या निशात इश्बर ग्रीन बेल्ट नहीं है? डलगेट क्या डल लेक के बाउंड्री पे नहीं है? लेकिन अगर सैदा कदल और अशाई बाग में जुनैद श्रीनगर के मेयर, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, और साथ में उनके शेख इमरान भी थे। शेख इमरान डिप्टी मेयर भी रहे हैं और टाकरा भी रहा है शेख इमरान का और जुनैद का। लेकिन आज जुनैद ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। 2 पैसे का आदमी भी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ कॉरपोरेटर्स ने मुझे फ़ोन करके बताया, जब हमने उनसे पूछा कि क्या सिचुएशन है, सब कुछ क्या है, जुनैद ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया, तो 2 टके के या 2 पैसे का आदमी कहने पे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ कॉरपोरेटर्स नाराज भी दिखाई दे रहे थे। और जब उनने खानियार की बात की, लगातार वो खानियार की बात कर रहे थे, और बहुत से लोग बता रहे थे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद सागर की कॉन्स्टिट्यूंसी का हवाला भी दे रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि माजी में उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नवंबर से लेकर अक्टूबर तक कई बार टाइलें पहले लगाई जाती थी, फिर उखाड़ी जाती थी, जिस तरह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने बताया। और शेख जुनैद मत्तू ने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बराह रास्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया कि गठजोड़ बीजेपी के साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर से हमने बात करने की कोशिश की, ऑन रिकॉर्ड उन्हें नहीं बताया। कुछ 1-2 बड़े लीडरान ने बताया कि वेटेज होनी चाहिए, हम किसके जवाब दें।
लेकिन अक्सर जो दूसरे लोग हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या दूसरे हैं, उसमें उनमें से अक्सर लोगों ने कन्नी ही काटी। और आपको नाज़रीन आप ज़रा और मामला बताएं, और यह इंतखाबात का मामला, और इंतखाबात के मामले में PDP भी इंतखाबात के हवाले से कोई बड़ी चहल पहल नहीं दिखा रही है। ज़राया से लेके अंदाजे यही बता रहे हैं कि इंतखाबात इस साल भी नहीं, अगले साल भी नहीं होने जा रहे हैं। और डॉक्टर महबूब बेग ने भी आज यही बताया कि इंतखाबात को किसकी पड़ी है, हम तो बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। PDP बुनियादी हकूक़ की बात करेगी, बड़े लीडरान में शुमार होता है डॉक्टर महबूब बेग का। और साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में डॉक्टर महबूब बेग की ख़ानदानी सियासत की भी पहचान है। और श्रीनगर से लेकर अनंतनाग में सियासत के कई पहलुओं को उजागर करते हुए डॉक्टर महबूब बेग ने आज बताया कि इंतखाबात के हवाले से कोई परेशान नहीं है, परेशानी हमें है तो हमारे हकूक़ की, 5 अगस्त के फैसले की। ज़रा सुनते हैं महबूब बेग को। अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ उनके जज्बात जिस तरह मजबूत किए गए, मैं ये कह सकता हूँ 5 अगस्त 2019 के फैसले से, ये उससे हमारा ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन 25 लाख लोगों को लेके आती है जो अनआइडेंटिफाइड है, वो कौन लोग हैं, वो क्यों वोट डालेंगे, उनको कैसा हक बनता है जम्मू कश्मीर असेंबली में वोट डालने के लिए। फिर डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका ये कोई काम नहीं है कि उस पर कोई कुछ बोले, तो कभी डिसमिसल, इनको नौकरियों से निकालो। ये हमारा अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है, इसलिए ये गोल पोस्ट से गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं। देखिए इलेक्शन की बात आपने की है, स्टेटहुड की बात की। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का कमिटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इंडियन पार्लियामेंट जिसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वहां कमिटमेंट किया है। इसलिए ये कोई डिमांड बनती नहीं है। अब बताइए यूनियन टेरिटरी। डॉक्टर महबूब बेग और हालात बयान कर रहे थे। इंतखाबात के हवाले से कुछ सियासी जमातें उतावली भी नज़र आ रही थी, लेकिन आम तौर पे पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में सियासी जमातों को ये खबरें या ये ज़राया ने बताया है कि इंतखाबात फ़िलहाल नहीं हो रहे हैं। और इसी पस मंज़र में अगर देखा जाए तो PDP रोज़ अव्वल से इस बात की तस्दीक करती आई है कि इंतखाबात तब जम्मू कश्मीर में होंगे जब BJP अपना सारा एजेंडा पूरा करेगी। और आज भी PDP के लोग यही बता रहे थे कि जब तक न सरकार, या उनके लफ्ज़ों के मुताबिक BJP अपना एजेंडा जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सतह पर लागू करेगी, तब तक इंतखाबात नहीं हो सकते। और डॉक्टर महबूब बेग ने भी कुछ ऐसे ही इशारे दिए हैं। और अब ज़रा एक और इशारा आपको बताएं, मौसम का मिजाज ठंडा हो चुका है, और इस ठंडे मिजाज के हवाले से काफ़ी दिनों से चर्चा में थे जम्मू कश्मीर के स्कूली बच्चे। और स्कूली बच्चों के हवाले से पूछा जा रहा था कि कड़ाके की ठंड में स्कूल कैसे जाएंगे बच्चे। तो फिलहाल हमारे पास जो ज़राया के हवाले से खबरें निकल के आ रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि बचपन में बच्चे कहते थे, उनकी बड़ी चाहत होती कि मास्टर बता दे अब लेकिन छुट्टी। तो अब लेकिन छुट्टी तो ना सही, लेकिन अव्वल से छुट्टी होने जा रही है, और ये कुछ फेजेस में छुट्टी होने जा रही है। हमें सरकारी ज़राया से मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर सरकार को तजवीज़ भेजी है कि कश्मीर में प्राइमरी क्लासों को 1 दिसंबर से, यानी अव्वल दिसंबर से, और मिडिल क्लासेस को 5 दिसंबर से सरमाई छुट्टियों पर रवाना किया जाए, और उसके बाद 10 दिसंबर से सरमाई तातीलात के हवाले से बाकी मामला देखे जाएं। यानी 3 फेजेस में, 1, 5 और 10, यानी जो लोअर क्लास है उन्हें 1 दिसंबर से, जो मिडिल क्लास से उनको 5 दिसंबर से, और जो हाई क्लास से उनको 10 दिसंबर से सरमाई छुट्टियों पर रवाना, उनके स्कूल बंद किए जाएं, छुट्टियां मंजूर की जाएं। अब देखना ये है कि सरकार इस हवाले से क्या कुछ करती है। ज़राया यही बता रहे हैं कि सरकार को भी ज़मीनी हक़ाइक़ या ज़मीनी नब्ज़ जो है वो मालूम हो चुकी है, और अब बच्चे जो हैं बच्चे कड़ाके की ठंड में किस तरह से गुजर कर पाएंगे, किस तरह से स्कूल जा पाएंगे, इसको शायद सरकार सीरियसली ले रही है। और अब नाज़रीन हम दूसरे पहलू पर चलेंगे जो हमें बहुत सता रहा है, वो हर कश्मीरी को सता रहा है। और अब की बार बताया जाता है कि अफसरान क्या किया करता है, महकमे बिजली के अफसरान का सारा कुछ किया हुआ है, और ये बहरान पहले नहीं होता था। इससे पहले भी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी या पिछली बार सरकार थी उसमें ये नहीं होता था। आज की डेट में ये तब हुआ है जब मरकज़ की सारा कंट्रोल कश्मीर में है, जब मरकज़ से फंड्स भी कश्मीर आते हैं, और इस बीच में पावर की कटौती जो है इस पे बताया जाता है कि कोई जाने माना, कोई जानबूझ के मामला है। और कुछ लोग बताते हैं कि MD साहब की मेहरबानी है, पावर डिपार्टमेंट के जो MD साहब हैं
उनकी ये मेहरबानी है, उनका वो शेड्यूल जो है उनको समझ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये कटौती हो रही है। अब वाकई में ऐसा है या नहीं ये वही जाने, लेकिन आम लोग इस पर बहुत ज़्यादा परेशान है। और परेशानी का ये आलम हम तस्वीर आपको बडगाम की दिखा रहे हैं। बडगाम में सड़क बंद थी और सड़क बंद करने के बाद लोग बता रहे थे कि ठीक है, हम बिजली की फीस हम पे बढ़ा दी, हम मजबूर है, हमें यरगमाल बनाया गया और बिजली की फीस बढ़ा दी, मजबूरी के आलम में हम पे ठोसा गया, टर्म सरकार ने डिक्टेट की, हम मजबूर थे, हमने मान लिया। लेकिन अब जो बिजली का शेड्यूल मुरतब किया गया है उस पर अमल क्यों नहीं होता है? क्यों उस तरीके से जो बताया गया, जो अखबारों में छापा गया, जो सोशल मीडिया पे लिस्ट जारी की गई इस इलाके में इस टाइम बिजली आएगी, तो वो क्यों अमल दरामद नहीं होता है? और उसके हवाले से बताया गया कि सब कुछ एमडी की साहब की मेहरबानी से हो रहा है। और एमडी साहब जो है वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जो है पढ़ के ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो जब बड़े ज़्यादा हों तो तब बाकी लोगों ने आसपास नज़र नहीं आते हैं। और बिजली के एमडी के हवाले से आज बडगाम में लोग ये बता रहे थे, ज़रा सुनिएगा। वजूहत यह है कि जब घरों में सारे लोग परेशान है और बिजली का कोई निज़ाम ही नहीं है, यहाँ इंतज़ाम ही नहीं है, बिजली 5 मिनट रहती है, 1 घंटा बंद हो जाती है, 2 घंटे बंद हो जाती है। लोगों तो करना ही है ये, क्योंकि ये लोगों का मामला है, ये आम लोग इससे परेशान है, तो इनको बिजली देनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे जो अफसर आया करते थे, अब डिप्टी कमिश्नर बडगाम साहब जो आए थे, उस पर लोगों की बहुत सारी नज़रें थी कि ये जवान साल डिप्टी कमिश्नर है, ये बडगाम के लोगों के लिए कुछ करेगा। मगर मुझे लगता है कि महकमा पीडीडी डिपार्टमेंट और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस बार कम से कम तो पिछले साल हुआ करते थे। चलिए, ये बडगाम का हाल अहवाल। सारा मामला श्रीनगर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेल जो है वहाँ से शुरू होता है और श्रीनगर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेल को कमांड एमडी करते हैं। और एमडी के बारे में आमतौर पे कश्मीर में है कि किसी की सुनता नहीं है। ये तस्वीर डोडा की हैं और डोडा में तस्वीर यही बता रही हैं कि जहाँ पावर जनरेट होता है एज़ पर कानून कायदा के मुताबिक डोडा में पावर हाउसेज हैं, उन पावर हाउसेज से इलाके को बिजली मिलनी चाहिए। ये कायदा है, CSR होता है किसी सिस्टम में। लेकिन डोडा के ये लैंप वगैरह जो हैं ये खुद बयान करते हैं कि वहाँ बिजली किस तरह की है। और यही जो कश्मीर का हाल है वो डोडा में भी मचा हुआ है। और कश्मीर के डोडा के बाद अगली तस्वीर हम आपको त्राल के गुज्जर बरादरी की दिखाएंगे। ये पिंगलिश का त्राल की गुज्जर बरादरी है और मर्द जन, बुजुर्ग, खवातीन सब आज निचले इलाकों में, पहाड़ों से उतर के निचले इलाकों में आए हुए थे। और गुज्जर और पहाड़ी बरादरी के ये लोग सिर्फ एक मामला लेके आए थे कि वो बिजली कभी हुआ करती थी, वो बिजली अभी की बार क्यों फेल हुई है, क्यों मुसीबत पड़ी है इस बिजली को जो गायब हुई है, और इस बिजली को गायब करने के पीछे कौन है। ये त्राल पिंगलिश के लोग भी बता रहे थे। लेकिन मैं पिंगलिश नागवाड़ी का रहने वाला हूँ सर। यहाँ में सर पावर की बहुत परेशानी रहती है सर, फीस तो डबल आ जाता है। लेकिन पावर की तरफ से अगर देखें सर, यहाँ कुछ 0 के बराबर। रात को चूहे के लिए छोड़ते, खाना खाते हम सर, लकड़ी की लाइट जला करके सर। आज भी 3 दिन एक बस्ती, मेरी ऊपर वाली बस्ती में गुजरपट्टी में सर पावर था ही नहीं। और ये हमें फीस किस लिए देते हैं सर, क्यों मांगते सर? चलिए, ये बुजुर्ग गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले और पिंगलिश त्राल के बिजली की मार पड़ रही है। सरकार ST से लेकर दूसरी मुराद इनको दे रही है, लेकिन बिजली की मुराद में से कहीं कोई इनको फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। और नाज़रीन, अब ज़रा हम आपको बताएं सनसनीखेज़ इंकशाफ, और हमने आज दोपहर 1 बजे भी उस पर ख़ुसूसी रिपोर्ट बनाई थी, एनालिसिस भी किया था। और ये है मेंटल हेल्थ। और श्रीनगर में मेंटल हेल्थ से वाबस्ता जो मामला थे वो बहुत ही संगीन या ख़तरनाक दिखाई दे रहे हैं कश्मीर वैली में। और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंस ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के ताउन से कश्मीर वैली में एक साइंसी सर्वे किया है। और इस सर्वे के दौरान इंकशाफ हुआ है, ख़तरनाक इंकशाफ, कि वादी में हर माह मंशियात में एक शख्स एवरेजन जो है 90,000 रुपए की लगभग, जो मंशियात का आदि शख्स है वो 90,000 के करीब की रकम की मंशियात इस्तेमाल करता है। डॉक्टर यासिर जाने माने मालिज और इस सब पे जो है साइकेट्रिक मामला पे नजर रखने वाले, उनसे आज हमने श्रीनगर में बात की। हमने बात दोपहर उन्हें लाइव नशरियात में लिया था। ज़रा उन्होंने कितना सनसनीखेज़ या रोंगटे खड़ा कर देने वाला इंकशाफ किया है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये जो सर्वे है ये इसी साल में हमने जनवरी और फरवरी के मंथ में किया था। ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो हमारा हॉस्पिटल है, इन कोलैबोरेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ
के कोलैबोरेशन में किया था। तो इस सर्वे में हमने जो ये पर्टिकुलरली फोकस था कि मंशियात की जो प्रॉब्लम है वो प्रेवलेंस देखें हम कम्युनिटी में कितनी है। तो इसमें जो एक तरीका जो इसका एक अपना एक साइंटिफिक तरीका होता है करने सर्वे का, वो रेस्पोंडेंट ड्रिवन सैम्पलिंग है। तो वही टेक्निक हमने यूज़ की और उसमें डिफरेंट हमने सैंपल सीड्स लिए हैं, तो वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर यासिर श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। जरा कश्तवाड़ का रुख करते हैं। म्यूनसिपल कमेटी कश्तवाड़ के मुलाजिम नारेबाजी करें, मुजाहरा करें और करेंगे भी क्यों नहीं, जब उनको वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलेगी, जब सरकार ने उनके लिए जो मुराद रखी है वो नहीं मिलेंगी, तो फिर मुजाहरा करना है, एहतजाज करना है, धरना देना है, सरकार तक बात पहुंचानी है। और आज उन्होंने भी ये मामला कश्तवाड़ में उठा रखा था और इंतजामिया से मांग की जा रही थी कि सरकार ने उन्हें वादा किया है उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा, और सरकार ने उन्हें वादा किया है कि उन्हें मिनिमम वेज एक्ट के तहत लागू उन पर मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, उनकी भी मुश्किलात है और मुश्किलात सरकार उनकी क्यों नहीं समझ रही है। ये कश्तवाड़ की बात, दूर दराज का इलाका। लेकिन अगली तस्वीर हम आपको सोपोर के रामपुरा राजपुरा इलाके से बताएंगे। अगली तस्वीर आपको ले चलेंगे, अगली खबर हम आपको रामपुरा राजपुरा की बताएंगे। ये तस्वीर है रामपुरा, ये सोपोर के डांगरपुरा ब्लॉक में आती है। और रामपुरा के बारे में आपको बताऊं, ये सड़क जो जा रही है जहां बच्चियां खड़ी हैं, ये रामपुरा की तरफ जाती है। लगभग 8 किलोमीटर की सड़क है। सड़क कुछ जगहों तक है, आगे का रास्ता जो है वो शायद बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। उस रास्ते से जाना बिल्कुल यूँ समझ लिए तोरा बोरा की गलियों से गुजर के जाना है। और वहाँ के बच्चे जो हैं, दूर दराज इलाके के बच्चे भी रोड के बारे में या रोड सेफ्टी के बारे में काफ़ी जो हैं अपने ख्यालात रखते हैं। और आज उन्होंने जो मतलब टॉप जो है वहाँ पे आके न सिर्फ एक पौधा भी लगाया, बल्कि लोगों तक ये पैगाम देने की कोशिश की कि ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, और इस जान को सड़क पर उसका खून ना बहाया जाए। और गाड़ी वालों से अपील की जा रही थी कि चाहे वो मैदानी रास्ते हों या पहाड़ी रास्ते, बच्चों ने बताया कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने चाहिए। मासूम बच्ची की आवाज़ 2 मिनट में सुनते हैं और उसके बाद आखिरी खबर लेंगे। ग्यारहवीं की तलबा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा, हमारे स्कूल में रोड एंड सेफ्टी क्लब्स बनाए हुए हैं, जिनका मकसद बच्चों, आम जनता और ड्राइवर्स को आशना करना है कि हमें कहां पे और किस किस्म के एहतियात बरतने चाहिए। इसी सिलसिले में आज हमारा स्कूल ये चलिए, ये बच्ची रामपुरा राजपुरा, आमतौर पे कश्मीरी में उसे खडगू मंगलू कहते हैं, वहाँ की ये बच्चियाँ दूर दराज इलाका पहाड़ के ऊपर बसती और फिर वहाँ से उन्हें सोपोर तक पहुँचने में करीबन 1.5 से 2 घंटे का सफ़र भी करना पड़ता है। काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। लेकिन आपको नाज़रीन चलते चलते हंदवाड़ा की बात बताते चले। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज हंदवाड़ा में हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग ने एक रोज़ा बेदारी कैंप का इनेकाद किया और इस प्रोग्राम में मुतलका महकमे के माहिरीन ने अवाम में जानकारी फराहम की और उन्हें कारोबारी यूनिट शुरू करने की तरगीब दी और मौजूदा यूनिट होल्डर्स को मालियाती इदारों की मदद से स्कीम के फ़वाइद हासिल करके कारोबार को बढ़ाने की तरगीब दी। मुश्ताक अहमद जरा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं मुश्ताक? आज का ये जो एक दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि हमने PMFME, प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसमें आमतौर जिसको बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अब जो PMFME ब्रॉडर सेंस में है, तो इसी के बारे में है। इसमें हमने जो इंटरेस्टेड लोग हैं जो यूनिट स्टार्ट करने के बारे में जानकारी लेना चाहते थे हमसे, तो उस बारे में हमने ये अवेयरनेस कैंप, 1 डे अवेयरनेस कैंप प्रोग्राम यहाँ पे रखा था फ्रूट मंडी हंदवाड़ा में। तो इसमें हमने चलिए, हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग हंदवाड़ा और मुश्ताक अहमद वहाँ के इंचार्ज बता रहे थे कि सरकार की स्कीमें, उनसे फ़ायदा उठाना वक्त की अहम ज़रूरत। नाज़रीन, रात के 9:59 और 20 सेकंड हो चुके हैं और ये वक्त है मुझे आपसे इजाज़त लेने का। GK स्पेशल में दीजिए मुझे इजाज़त। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या दूसरी, और उसके साथ साथ वेबसाइट पर हम आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। लगातार सुबह से शाम तक हम आपके लिए खबरें लाते हैं। आप सिर्फ जुड़े रहिएगा हमारे साथ। दुनिया भर की जो भी बड़ी खबर होगी उससे हम आपको बाखबर रखेंगे। लेकिन अभी दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।